बल्कि हम ये भी देखते हैं कि जो चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव लड़ने के पास उनका मैकेनिज्म क्या है, वो किस प्रकार से चुनाव में खर्च कर रहे हैं, पैम्फलेट ला रहे हैं, कितनी सभाएं कर रहे हैं, उनके लिए पैसे की जरूरत होती है। एक चुनाव हम देखते हैं कि डीयू में होता है और एक चुनाव देखते हैं उनकी जेएनयू में होता है। जहां पे डीयू में चुनाव जब होता है तो लोग करोड़ों खर्च करते हैं, और जब हम जेएनयू में चुनाव देखते हैं तो वहां पे कम से कम पैसे में चुनाव होता है। डिबेट और डिसेंट का जो डिस्कोर्स का पूरा एक तरीका होता है वो यूज करके चुनाव लड़ा जाता है। तो जो पॉलिटिकल इक्वालिटी का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो हम देख सकते हैं कि अपने ही कैंपसेस के बीच में उस चीज को हम देख सकते हैं। तो अब हमारे बीच सिद्धार्थ हजारन जी हैं जो अपनी बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में काफ़ी तफसील से अंजलि जी ने आपको जो है जानकारी दी है, तो मैं ज़्यादा जो है बॉन्ड्स के बारे में शायद बात ना करूं। एक दो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जिसको मैं रखूंगा आपके सामने, लेकिन इसके अलावा मैं इस डिस्कशन को थोड़ा और जो है ब्रॉड करना चाहूंगा ताकि हम एक तरह से समझ पाए कि डेमोक्रेसी, भारतीय डेमोक्रेसी में किस तरह से मनी पावर का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों जरूरी है इस मनी पावर पे रोक लगाना। लेकिन बॉन्ड्स, क्योंकि ये मीटिंग बॉन्ड्स के हवाले से बुलाया गया, तो मैं दो तीन जो है पहलू रखना चाहूंगा। एक तो अंजलि जी ऑलरेडी कह चुकी हैं कि कोर्ट की ओर से देरी, ये कहीं ना कहीं गले से नहीं उतरता कि इतना बड़ा सवाल जो कोर्ट ने खुद कबूल किया 2019 में कि ये भारतीय जनतंत्र को खतरे में डालता है इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन फिर भी आपको एक तरह से आपने जरूरी महसूस नहीं की कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो। ये अच्छी बात है कि 2024 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन हर नागरिक के दिमाग में सवाल अवश्य उठे कि 6 साल के बाद ये फैसला क्यों दिया जाए। आखिरकार वजह क्या है कि 2018-19 में आपने इस सवाल को संजीदगी से क्यों नहीं लिया? आपको क्यों लगा? और ये सवाल मास्टर ऑफ द रोस्टर, चीफ जस्टिस, अलग अलग जो चीफ जस्टिस रहे हैं, चंद्रचूड़ से पहले रमन्ना साहब थे, उसके पहले शरद बोबड़े, उससे पहले गोगोई, और ऐसी क्या आफत आई, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको सबसे अहम कानूनी सवाल राम मंदिर वाला लगा, उसकी सुनवाई आपने जल्द से जल्द कराई, फैसला सुनाया, उसके बाद 5 स्टार होटल में जाके खाना भी खाया, अपनी तस्वीर खिंचवाई, और अब हाल ही में सीजेआई चंद्रचूड़ का बयान आया जब पीटीआई ने उनसे सवाल पूछा एक इंटरव्यू में कि ये बाबरी मस्जिद अयोध्या वाला जो फैसला था उसमें लेखक या ऑथर का नाम क्यों नहीं है। आमतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं, भले ही वो 2 जज या 3 जज या 5 जज बेंच के फैसले हो और यूनानिमस फैसले हो, लेकिन जो ऑथर जज है उसका नाम हमेशा दिया जाता है। ये रिवाज रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और शायद पहली दफा अयोध्या जजमेंट में ये रिवाज को छोड़ा गया। तो जब इनसे पूछा गया कि भाई ये रिवाज को आपने क्यों तोड़ा, तो उनका जवाब था कि भाई क्योंकि इतना महत्वपूर्ण केस था, पॉलिटिक्स के हवाले से, इतना हिस्ट्री के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट केस था कि हमको लगा कि सुप्रीम कोर्ट को एक ही वॉइस के साथ बात करना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स उससे कोई कम अहमियत रखने वाला केस था जो खुलेआम भारतीय डेमोक्रेसी की हत्या
जो है कराने वाली बॉन्ड जो है उसको आपने ठंडे बक्से में डाल दिया और 6 साल के बाद आपने फैसला सुनाया। चलिए अच्छी बात है, फैसला आखिरकार आ गया और वही फैसला आया जो आना था, क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी शख्स जिसको कानून के बारे में कुछ जानकारी ना हो लेकिन अपना कॉमन सेंस जो है इस्तेमाल करके इसी नतीजे पे पहुंचेगा कि भाई जनाब, अगर आप डेमोक्रेसी में पारदर्शिता लाना चाहते हो, अगर जो मतदाता है, अगर जो आम शहरी है, उसको आप एम्पावर करना चाहते हो, जो हर डेमोक्रेसी का मकसद होता है, तो आप उनसे ये जानकारी छुपा नहीं सकते। सारी दुनिया में जो डेमोक्रेसीज हैं वो दूसरी दिशा में जा रहे हैं, जहां पे नागरिक को, शहरी को जानकारी जो है उसकी सीमा बढ़ाई जा रही है। खासतौर पे इलेक्शन फाइनेंसिंग और पॉलिटिकल फाइनेंसिंग के सवाल को लेके बहुत सारे मुल्कों में कानून और सख्त हो रहा है, लेकिन हमारे यहां जो है इसमें उदारवाद मोदी और जेटली साहब लाए, और लाना तो ऐसे पार्टी पे कि आज भी इस फैसले के बाद और स्पष्ट शब्दों में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को एक्सप्लेन किया, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जरा सी भी पशेमानी, जरा सी भी रिग्रेट या रिपेंटेंस नहीं है कि भाई उन्होंने गलत कदम उठाया। आज भी जो है इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं ये कह के कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड हम पारदर्शिता के लिए इसमें पारदर्शिता का उल्टा विपरीत है। लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अगर ये जानकारी आम हो जाए कि किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसे दिए, तो अगले सरकार से जो है एक तरह से जो है पीनल एक्शन उन पे हो सकता है। भाई जो चीज आप कर रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो आप अपने पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स के खिलाफ यूज कर रहे हैं, लेकिन उसी चीज को आप बहाना बना के अब आप वोटर से जो एक क्रूशियल जानकारी है वो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि कोर्ट ने फैसला सुनाया, दे रहा है, दुरुस्त है, और हम उम्मीद करते हैं कि 15 मार्च के बाद जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक आदेश दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये जानकारी किसने कितना पैसा दिया और किसको दिया, ये जानकारी पब्लिक में आनी चाहिए। हो सकता है कि शुरुआती एक कोशिश की जाएगी कि भाई सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को एक सीमा तक दिया जाए कि भाई किस कंपनी ने कितना दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये जानकारी पूर्ण रूप से जनता के सामने पेश किया जाए कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना दिया और ये कौन सी कंपनियां हैं, शेल कंपनीज हैं। सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में जो आदरणीय अटॉर्नी जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने ये एक तरह से आर्ग्यू करने की कोशिश की कि भाई ये इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में वक्त लग सकता है। मेरा दावा है कि भाई कोई भी कॉम्पिटेंट फोरेंसिक अकाउंटेंट को आप 1 हफ्ते का वक्त दीजिए या उससे कम दीजिए, बड़ी आसानी से वो आपको एक टेबल बना के दे देंगे कि भाई किस कंपनी ने किस डेट में कितने पैसे किस पार्टी को दिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये खोज के निकालना। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि अगर 15 या 30 तारीख के बाद मामले को वहीं तक सीमित रखने की कोशिश की जाए कि भाई पूरी जानकारी जनता को के सामने नहीं पेश किया जाए, तो इस पे जो है लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए। इससे कम जो है इससे कम इंफॉर्मेशन पे कोई किसी को राजी नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं है, और यहां पे मैं थोड़ा सा इस इशू को दो दिशाओं में एक्सपैंड करना चाहता हूं। सबसे पहले कि अगर जहां तक भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीतियां हैं, उनकी अपनी पॉलिसी है, ये एक पिछले 10 साल से एक गैर जनतांत्रिक एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसी चला रही है।
इलेक्टोरल बॉन्ड्स महज उसका एक ही पहलू है। इसके बहुत सारे और पहलू हैं और इस एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये हिंदुस्तान में इलेक्शन फाइनेंसिंग का एक हिस्सा है। हां, एक बहुत खराब हिस्सा बन चुका है क्योंकि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। लेकिन बुनियादी सवाल जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने से पहले था और वो सवाल आज भी है, वो ये है कि हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल सिस्टम में एक सीमा होनी चाहिए कि इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च कर सकता है। आप सबने सुना होगा कि हर प्रत्याशी को एक सीमा का सामना करना पड़ता है। 2022 में जो इलेक्शन फाइनेंसिंग रूल्स में संशोधन जो इलेक्शन कमीशन ला चुका है, उसमें तय किया गया कि शायद जो बड़े स्टेट हैं जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, वहां पे मेंबरान पार्लियामेंट का जो प्रत्याशी है वो 95 लाख तक खर्च कर सकता है और छोटे जो प्रदेश है वहां पे शायद सीमा 7 या 70 या 75 लाख तक रखी गई। ये सीमा हर प्रत्याशी जो अमीर बड़े पार्टी से है, हर प्रत्याशी उस सीमा का खुलेआम उल्लंघन करता है, ये हर कोई जानता है। क्योंकि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में करोड़ों के पैमाने पे रुपया खर्च किए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा हल्के में जहां सिर्फ बड़ी पार्टीज की बात करें तो कितने करोड़ वहां पे लुटाए जाते होंगे। तो ये समझना कि भाई 95 लाख रुपए एक प्रत्याशी खर्च कर रहा है, ये एकदम गलत है। खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि चलिए प्रत्याशी पे आपने सीमा तय कर लिया है कि 95 लाख आप क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पे कोई सीमा नहीं। इसीलिए जब हर प्रत्याशी अपना रिटर्न फाइल करता है तो वो जाके दिखा देते हैं कि भाई मैंने तो चुनाव में 90 लाख, 91 लाख, 92 लाख खर्च किए, ये रसीद है, ये लिस्ट है। लेकिन वाकई जो सारा खर्चा है या तो वो कैश से होता है या पॉलिटिकल पार्टी जो है जनरल प्रचार, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के जनरल प्रोपेगेंडा पे कोई सीमा नहीं है। वैसे तो भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम ने अंग्रेजों के सिस्टम की नकल की है, यह हर कोई जानता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर पे सीमा है और पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर पे भी सीमा है, लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर पे सीमा है। इसीलिए 6,500 करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, ये पैसे चुनाव में पानी की तरह बहाए जाएंगे, क्योंकि उस खर्चे पे कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा दूसरा करप्शन, आजकल आप देख रहे होंगे इश्तिहार आज के अखबारों में भी छप चुका है। तकरीबन हर सरकारी ऐलान के साथ बड़े अक्षरों में लिखा है मोदी सरकार, मोदी की गारंटी या मोदी सरकार की गारंटी। ये जो अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग जो पॉलिसियां हैं जिसका प्रचार किया जा रहा है अखबारों के माध्यम से, ये भारत सरकार की नीतियां हैं। किसी एक पार्टी या किसी एक लीडर के नाम से आप इसको नहीं जोड़ सकते, खास करके एक चुनावी साल में आप नहीं जोड़ सकते। अगर आप चुनाव आपके 3 महीने के बाद होने वाले हैं, अच्छा इस साल से पहले आपने शायद किसी भी सरकारी नोटिस में नहीं देखा होगा मोदी सरकार या मोदी की गारंटी। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है कि 2024 में अब ये मोदी सरकार वाला जो जुमला है हर सरकारी ऐलान पे, हर सरकारी इश्तिहार पे छप रहा है। और इसका मतलब ये है कि अब
मतलब 6,500 करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी ने जमा किए हैं, बेशुमार कैश जो जमा किया है, जिसके खर्चे पे कोई आपको सीमा कोई आप पे रोक नहीं है। इसके अलावा अब भारतीय जनता पार्टी सरकारी पैसा अपने सियासी मुनाफे के लिए खर्च कर रही है और इस पे कोई कोर्ट रोक नहीं लगा रहा है। हाल ही में हमने पढ़ा कि जो गरीबों को अनाज या चावल दिया जा रहा है बोरियों में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक टेंडर जो है फ्लोट किया है, जिसमें कंपनी से कहा गया कि भाई मोदी साहब की तस्वीर छापने पे मतलब हम इन बोरियों पे मोदी साहब की तस्वीर छापना चाहते हैं, अब आप टेंडर भरिए। इस पे एक पैसा क्यों खर्च किया जाए? आप भारत सरकार अगर गरीबों को कम दाम या सस्ते दाम पे या मुफ्त में चावल या अनाज दे रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रचार से क्यों उसको जोड़ा गया? ये भी करप्शन। कहने का मतलब कि मतलब हर चुनाव में, अच्छा फिर लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई 5 प्रदेशों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 4 ले गया। कोई तो बात होगी नरेंद्र मोदी में, कोई तो बात होगी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, कोई तो बात होगी इनके जो है नेताओं के छवि में कि लोग इनको वोट कर रहे हैं, लेकिन पैसे के बारे में कोई बात नहीं करता। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रफली 57 या 58%, और मुझे लगता है कि आखिरी साल वाला जब आएगा आंकड़ा, आप देखिएगा कि 60 को भी पार कर देगा। जब कुल पैसा जो है 60-65% के आसपास आप घेर के ले रहे हैं, तो जाहिर है कि चुनावी मैदान जो है वो पूरी तरह से एक उसमें बराबरी का जरा सा भी आपको सबूत नहीं मिला, क्योंकि वो प्लेइंग फील्ड जो है वो बीजेपी के पक्ष में ऑलरेडी सेट हो चुका है। और अब हम बात करें पैसे से जरा हटके, डेमोक्रेसी पे जो अलग अलग जो खतरे मंडरा रहे हैं, अलग अलग जो ऑलरेडी जो गेम शुरू हो चुका है, वो भी आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैदान जो है, मैदान की सेटिंग हो चुकी है। एक तो पैसे के माध्यम से, दूसरा मुझे इलेक्शन कमीशन के एटीट्यूड पे शक है। इलेक्शन कमीशन जिसने 2016-17 में या 17-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ सरकार को बयान दिया और शायद बाद में कोर्ट में भी अपना याचिका फाइल किया, लेकिन फिर वही इलेक्शन कमीशन जो है अपने पोजीशन से मुकर जाता है। जो इलेक्शन कमीशन शुरू में कह रहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड ब्लैक मनी का माध्यम बनेगा, फाइनली जब सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, वही इलेक्शन कमीशन जिसका किरदार है ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना, तो ये इलेक्शन कमीशन क्यों मुकर गया अपने स्टैंड से? सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले साल एक बहुत अहम लीगल सवाल पेश किया गया कि भाई इलेक्शन कमिश्नर का जो चयन है, क्योंकि इलेक्शन, किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, उसकी गारंटी इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जब तक वो निष्पक्ष नहीं है, जब तक वो निडर और निष्पक्ष अपना काम नहीं करेंगे, तब तक जो है वो चुनावी आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेगा। ये कोई भी समझ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्शन कमिश्नर का जो चयन है, सिलेक्शन है, ये ठीक नहीं है कि पूरी तरह से सरकार के हाथ में कमान हो, क्योंकि जाहिर है कि सरकार, और ये सिर्फ मोदी सरकार के बारे में हम आलोचना नहीं करते, शुरू से ही ये एक रिवाज चला आ रहा है कि भाई सरकार जो है इलेक्शन कमिश्नर का चयन करता है। हो सकता है कि एक जमाने में इलेक्शन सिस्टम इतना खराब नहीं था, इतना गया गुजरा नहीं था कि इनकी निष्पक्षता पे लोग शक करने लगे, लेकिन आज
इतने सारे सबूत हैं हमारे सामने जिससे हम इलेक्शन कमिश्नर्स की निष्पक्षता पे शक कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस सिस्टम में चेंज लाना जरूरी है, और उनका सुझाव था, उनका आदेश था कि एक कमेटी बनाई जाए, सिलेक्शन कमेटी, जिसमें प्रधानमंत्री हो, जिसमें विपक्ष के नेता हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज, पता नहीं सुझाव में क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक सरकारी जो पीएम है, एक विपक्षी जो ऑपोजिशन लीडर है, और कास्टिंग वोट एक तरह से निष्पक्षता की गारंटी देने वाला, वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। जब कानून बनाने का वक्त आया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी चालाकी से 3 मेंबर कमेटी में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया, और उसमें एक और जो है मंत्री को बिठा दिया। तो अब सरकार के पास दो वोट हैं, जाहिर है कि जिसको वो रखना चाहते हैं वो रख लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता अगर इस पे गारंटी नहीं है तो उतना ही खतरा वो डेमोक्रेसी को पेश करेगा जितना आपका इलेक्टोरल बॉन्ड। और हमारे सामने इतने सारे मिसाल हैं जहां पे इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से अपना काम नहीं कर रहा। मैं एक ही आपको मिसाल दूंगा। आपको अच्छी तरह पता है कि हिंदुस्तान के इलेक्शन में आप सांप्रदायिक आधार पे किसी का वोट नहीं मांग सकते, और किसी का वोट सांप्रदायिक आधार पे आप काटने की कोशिश अगर आप करेंगे तो ये इलीगल है। अब याद करिए 2019 में वर्धा में नरेंद्र मोदी साहब की तकरीर, जहां पे राहुल गांधी पे कटाक्ष सुनाते हुए उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी जो है, उन्होंने माइक्रोस्कोप लगा के देश में एक ऐसा हल्का, एक ऐसा कंस्टिट्यूंसी ढूंढा है जहां पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है। अब इसका मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि भाई जहां पे हिंदू जो है माइनॉरिटी में है और मुस्लिम मेजॉरिटी में है, राहुल गांधी वहीं जाके अपनी वहीं से लड़ना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? देश का प्रधानमंत्री, क्या हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटी है, हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं, क्या वो किसी भी मापदंड में कम शहरी, कम नागरिक है? उनका अधिकार उतना ही है जितना मेजॉरिटी वोटर का है। वर्धा वायनाड के जो मुस्लिम वोटर हैं वो उतने ही वोटर है, उतने ही सिटीजन है जितने की वर्धा के हिंदू वोटर हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री एक धर्म के आधार पे कटाक्ष, तो ये किसी भी तरह से जायज नहीं माना जा सकता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री देश का ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। मामला जो है इलेक्शन कमीशन के, किसी ने कंप्लेंट फाइल किया, 3-4 हफ्ते तक इलेक्शन कमीशन ने उस फरियाद को एक्नॉलेज भी नहीं किया। सुनवाई की बात दूर है। एंड में जब लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई नरेंद्र मोदी ने यह आपत्तिजनक बात रखी है, इस पे इलेक्शन कमीशन अपना पोजीशन नहीं ले रहा है, और कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन को अल्टीमेटम दिया कि भाई आप इसमें सुनवाई कीजिए, तो इलेक्शन कमीशन ने जल्दी सुनवाई करके मामले को रफा दफा कर दिया। और ऐसे और भी मिसाल है जहां पे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन बड़ी आसानी से रूलिंग पार्टी कर रही है, लेकिन उस पर जो है इलेक्शन कमीशन एकदम चुप बैठी हुई है। तो ये भी मुझे लगता है कि इलेक्शन को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता है, डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करता है। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन की जो निष्पक्षता के बारे में जो हम इजहार कर रहे हैं, इसको अगर हम लें और साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला है और जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग का जो सवाल है, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर पे कोई सीमा नहीं है, इन तमाम चीजों को अगर आप जोड़ दें तो आप समझ सकते हैं कि मनी पावर का रोल कितना खतरनाक है। और जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था
तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इस पे भी सवाल उठाया कि भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हिंदुस्तान अपना रहा है ये इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी के आगे क्या टिक पाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी इतना ज्यादा है तो महज एक राइट टू वोट देने से समाज डेमोक्रेटिक नहीं होता। वही अमीर लोग, वही संपन्न लोग, वही सवर्ण जो एक तरह से जो हमेशा जो प्रिविलेज लोग रहे हिंदुस्तान में, उन्हीं लोगों का कैप्चर रहेगा सिस्टम पे। और यही हम देख सकते हैं कि आज कितनी आसानी से बड़े कंपनी, अडानी हो, अंबानी हो, सरकारी नीतियों में फेरबदल करा लेते हैं उनके पक्ष में। आदिवासियों को जंगल से भगाया जाता है और जंगल जो है या तो खनन के लिए या और कामों के लिए इंडस्ट्री को सौंपी जा रही है। किसानों को अपनी जमीन से भगाया जा रहा है। किस आसानी से किसानों के खिलाफ जो कानून है वो पारित किए जा रहे हैं। और 1-1.5 साल के जद्दोजहद के बाद जहां पे 500 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवा दी, उसके बाद ही जो है सरकार तैयार हुई उन कानूनों को वापस लेने के लिए। और आज भी जो है जिन वादों के साथ उस आंदोलन का खात्मा सरकार करा पाई, उन वादों से पूरी तरह से मुकर गई है। आज भी किसान जो है सड़कों पर उतरने पे मजबूर हुआ है। हिंदुस्तान के जो छात्र हैं किस तरह से एजुकेशनल जो फाइनेंसिंग होनी चाहिए एक अच्छा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिए, वहां पे फंड्स नहीं है। लेकिन बड़े बड़े कंपनीज के लिए टैक्स ब्रेक्स, तो आप देख सकते कि हर दिशा में मनी पावर का जो होल्ड है पॉलिटिक्स पे, पॉलिसी पे, ये भारतीय डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी समस्या है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश रही और 6 साल के लिए सफल भी ये कोशिश रही कि भाई और बड़े पैमाने पे हम पैसे जमा कर लें और एक ऐसे तरीके से करें ताकि जनता को पता ना हो कि कौन दे रहा है। इस स्कीम को अब खारिज कर दिया गया है। लेकिन एक लोकसभा चुनाव ऑलरेडी हो चुका है 2019 का, इतने सारे असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं और चुनाव से हम मुश्किल से 2-2.5 महीने दूर हैं और प्रचार ऑलरेडी पिछले 1 साल से चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके प्रचार कर रहा है अपना। तो ऐसे में जो ऑलरेडी इलेक्शन का माहौल खराब हो चुका है, मुझे लगता है कि इसमें भी हमको गौर फरमाना चाहिए। हमको इतना भी अपने आप को संतुष्ट नहीं रखना चाहिए कि भी चलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मसला खत्म हो गया, इसका मतलब कि खतरा जो है कम हो गया या खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि हर दिशा में जो डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है, मनी पावर, जो आपके जो इंस्टीट्यूशंस है उसका कॉम्प्रोमाइज, मिसयूज ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई वगैरह वगैरह, अपने ऑपोजिशन के खिलाफ मीडिया पे जो दबाव है, सोशल मूवमेंट्स पे जो दबाव है कि आम नागरिक शायद ही अब अपनी आवाज उठाने की ताकत रखता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हरियाणा में जो है जिस तरह से इंटरनेट को बंद करा दिया ताकि लोग एक दूसरे से रूबरू, एक दूसरे से कांटेक्ट में न रहे, आंदोलन अपना नहीं चला पाए। तो अलग अलग हथियार है सरकार के हाथ में जिससे वो डेमोक्रेसी का गला घोटना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने यहाँ जेएनयू में इस सवाल को उठाया है। और भी ऐसे मीटिंग होने चाहिए ताकि आम जनता तक ये बात पहुंचे कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता के सामने विकल्प रखना। सिलेक्शन जो है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग अपनी हित में अपने अधिकारों की रक्षा करें, उन पॉलिटिकल पार्टीज, उन नेताओं का चयन करें जो सही मायने में उनके अधिकारों के लिए काम करें, न कि वो अडानी अंबानी के अधिकार के लिए काम करें। अभी तक जो सिस्टम चल रहा है वो अमीरों के फायदे में
एक तरह से मोदी साहब और इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो चला रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस पे लोग खुल के बात करें, इस पे डिबेट हो, ताकि सरकार की जो क्लेम्स हैं इसको पूरी तरह से रिफ्यूट कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज के टॉक से इस बात को समझ पाते हैं